फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस के यहाँ 30 बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार, और उनमें डिटेल भी हम समझेंगे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें और किस टाइप में एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे आपको ऑप्शन हटा के भी आंसर लगाना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर 30 का भाग 3 स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है बैक्टीरिया बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था। तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। मोस्ट आईएमपी है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने करी गई थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने करी गई थी। ठीक है, तो देन इनको इस खोज के लिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आता है जीवित कोशिका की खोज भी किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा जीवित कोशिका की खोज भी ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। अब आज का जो प्रश्न है कोशिका की खोज किसने करी गई थी? तो ध्यान रखिए जीवित कोशिका की खोज तो ल्यूवेनहॉक, तो आपको बताना है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्कर्वी जो है ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो है मसूड़ों से खून निकलता है वो किसकी कमी से होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मैं हर एक वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर एक ना एक साइंटिफिक नेम जरूर ले रहा हूँ क्योंकि आपको नेम भी याद हो जाएंगे। इसके पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ जो 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके अंदर मैंने ओनियन, गार्लिक, इनके साइंटिफिक नाम बताए थे। आज हम देख रहे हैं किसका साइंटिफिक नेम है? अचरास स्पोटा। तो ध्यान रखिएगा अब ये किसका नाम हो गया? चीकू का। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए आपको ऐसे याद रखना है चीकू का जो रस जो है, ठीक है ध्यान रखिएगा, रस जो है आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चीकू शेक जो रहता है वो कैसा लगता है? रस जो है आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो इस ऐसे आपको ये चीज याद रखना है, साइंटिफिक नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैंने वीडियो 2 जो डाला था उसमें बताया गया था झींगा जो है किस फाइलम से संबंधित है। तो ये भी आपको नीचे बताना पड़ेगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से में संबंधित है झींगा? फाइलम मतलब होता है समूह, किस समूह से अंतर्गत आती है? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन पूछा गया है बीट रूट जो है वो किस पोर्शन का एक एग्जाम्पल है या फिर किस प्लांट का एक उदाहरण बोला जाएगा किसी रूट है? तो यहाँ पर ऑप्शन है टेप रूट, एडवांस हो गया, बल्ब का और राइजोम का उदाहरण है। तो मेनली ध्यान रखिएगा टेप रूट का एग्जाम्पल की है बीट बिटानिन, या फिर बीट बोल सकते हैं आप, चुकंदर जिसे हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, चुकंदर। और चुकंदर का लाल रंग होता है बिटानिन के कारण। अब थोड़े से एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। अब जो टेप रूट जो रहती है वो रूट जो रहती है, एक बड़ी रूट जो रहेगी उसमें से छोटी छोटी पतली पतली रूट्स अगर निकल रही है तो वो रूट कैसे एग्जाम्पल में आ जाएगी? टेप रूट में। तो आप ध्यान रखिए अक्सर पूछा जाता है टेप रूट के उदाहरण। तो ध्यान रखिए गाजर जो है टेप रूट में आई गई, और चुकंदर जो है टेप रूट में, और मूली जो है वो भी टेप रूट के एक उदाहरण में आती है। मतलब एक मोटी जड़ रहेगी उसमें से बारीक बारीक अगर जड़ निकल रही है तो वो टेप रूट कहलाती है। अब एक आती है फाइबर रूट। तो फाइबर रूट को आप ध्यान रखिए, इसमें जो रूट्स जो रहती है अलग अलग रूट्स में बहुत सारे रूट पतली पतले धागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर रूट। और टैप रूट में क्या होता है? एक मोटी जड़ रहती है उसमें बारीक बारीक छोटी छोटी जड़ निकलती है। तो ध्यान रखिए टैप रूट का उदाहरण पूछते तो टैप रूट का उदाहरण आप याद रखिएगा। कौन कौन से उदाहरण हो गए? गाजर हो गई है, शलजम हो गए, प्याज हो गई। तो ये सारे उदाहरण किसके हो गए? टैप रूट के। और फाइबर रूट के एग्जाम्पल क्या आएगा? तो ध्यान रखिएगा फाइबर रूट का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? आलू उदाहरण आ जाएगा, पोटेटो आ जाएगा, क्योंकि ये फाइबर रूट की छोटी छोटी जो फाइबर टाइप में निकली हुई जड़ है तो उसमें हर एक जड़ में कोई सा भी फल लग सकता है। और मेनली ये जो टैप रूट जो रहती है
तो उसमें एक फल ही लगता है मेनली, और उसमें से बारीक बारीक जड़ें निकलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, टैप रूट का उदाहरण और फाइबर रूट के उदाहरण क्या क्या आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, संसाधन जो लगातार उपयोग किए जा सकते हैं वर्ष दर वर्ष, जो चीज खत्म नहीं होगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल, जो कभी भी चीज खत्म नहीं होगी। तो क्या क्या उदाहरण आ जाएंगे रिन्यूएबल में, ध्यान रखिए, रिन्यूएबल में आएगा सोलर एनर्जी, सोलर ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड, जियोथर्मल और बायोमास फ्यूल जो रहता है, ये सारी चीजें जो है ये रिन्यूएबल है, इसका बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन ये है, हीलियम से भरा एक गुब्बारा हवा में क्यों उड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये गुब्बारा क्यों उड़ रहा है, क्योंकि हीलियम जो है कम घनत्व है, लेस डेंसर है, किससे, हवा से। तो जिस कारण से हीलियम का जो गुब्बारा वो क्या जाता है, ऊपर की ओर जाता है, इसका घनत्व कम है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, विथ 78% के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अब पूछा जाता है जर्मन सिल्वर जो अलॉय है वो किससे बना हुआ है, कौन सी मेटल नहीं है इसमें से, तो ये बताया जाएगा। तो ध्यान रखिए, जर्मन सिल्वर में जनरली क्या होता है, माइंड अपन लगाते, जर्मन सिल्वर में आप सोचते हैं कि सिल्वर तो होगा, बट वो सिल्वर उसमें नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत सिल्वर होता है। तो एक ऑप्शन रहता है 0%, एक रहता है 10%, एक रहता है 100%। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आप ऑप्शन काटते हैं 0%, बट ध्यान रखिए और तीन ऑप्शन में से लगाते तो वो तीनों ही क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो ध्यान रखिए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की बात करी गई तो 0% सिल्वर होता है। अब ये किस किस की मिश्र धातु है, तो ध्यान रखिए, ये मिश्र धातु है निकिल, तांबा और जिंक। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है 0%, और ये किसने बनाई थी, नेताजी ने बनाई थी। तो नेताजी से ध्यान रखिए, निकेल, तांबा और जिंक। तांबा मतलब होता है कॉपर, ठीक है, और इसका सिंबल होता है Cu। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, आपको ये बताना है कॉपर की विश्व में सबसे बड़ी खदान कौन से देश में और उसका नाम क्या है। ठीक है, कॉपर की बताना है। और निकिल, तांबा और जिंक से मिश्र धातु बनी कौन सी, जर्मन सिल्वर। अब इसमें मैं बता देता हूँ, जर्मन सिल्वर जो सस्ती चीजें जो रहती है, और ये एकदम चांदी जैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको इमेज में बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कैसा लग रहा है, चांदी जैसा लग रहा है, सिल्वर जैसा लग रहा है, मगर इसमें सिल्वर 1% भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितना परसेंट है, सिल्वर 0% है। और ये मिश्र धातु अक्सर पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है निकेल, तांबा और जिंक की मिश्र धातु से बनी हुई है, इसमें सिल्वर होता है 0%। देखिए वैसे ही सेम एज इट इज लग रहा है। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा, इसका कॉम्बिनेशन भी आजकल क्वेश्चन करेगा, तो जो कॉपर जो रहेगा ये 20%, निकिल जो है 20% और जिंक भी 20% अराउंड से मिश्रित रहती है ये मिश्र धातु। बस बट इसमें कंटेन नहीं है, सिल्वर नहीं है बिल्कुल भी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पार्ट ऑफ द ब्लू कलर टू ग्लास। नीला कलर जो है ग्लास में किस प्रकार दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा कांच में नीला कलर आता है। देखिए मैंने एक इमेज भी चूज करी गई, अलग अलग इमेज, क्योंकि आपके माइंड पे ये चीज बनी रहे। तो ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड से ये ग्लास होगा, तो ये ग्लास का जो नीला रंग जो देख रहे हैं आप, तो ये किसके कारण आया है। तो ध्यान रखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण आया है ये नीला रंग। जैसे ये सन ग्लासेस जो ग्लासेस रहते हैं, इस पे भी ये जो नीला रंग जो आया हुआ है, तो ये भी किसके कारण आया है दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण आया। तो ध्यान रखिए, आज अक्सर पूछा था ग्लास में नीला रंग किस कारण से आएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, What is the most commonly used substance is a fluorescent tube। फ्लोरोसेंट जो ट्यूब रहती है उसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मरकरी का वेपर, मरकरी का वाष्प भरा जाता है और आर्गन गैस भरी जाती है। जो फ्लोरोसेंट जनरली फ्लोरोसेंट जो ट्यूब रहती है, जो आपकी नॉर्मल ट्यूबलाइट जो रहती है, ट्यूबलाइट हो गई, एलईडी हो गई, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, फ्लोरोसेंट। और फ्लोरोसेंट में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो एक क्वेश्चन यूं भी पूछ सकते हैं,
ट्यूबलाइट में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिए मरकरी वाष्प और आर्गन गैस का प्रयोग करा जाता है किसमें? ट्यूबलाइट, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें मैंने 3-4 आईएमपी क्वेश्चन लिए हैं, आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा मैं। इसमें मोस्ट आईएमपी है, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन लगता है, बट आप हमेशा याद रखें। दैट मीन्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड द लोकेशन ऑफ सबमरीन, या फिर कौन सी जो महासागर में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सोनार का प्रयोग करते हैं, या महासागर में, या फिर सबमरीन जो जिसको अपन पनडुब्बी बोलते हैं उसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग। अब इमेज के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ये इमेज है, और दुश्मन की जो सबमरीन अगर पानी में आई है तो इनसाइड रहती है, बहुत अंदर आई है, तो हम क्या करते हैं एक साउंड सोर्स के थ्रू एक साउंड वेवफॉर्म छोड़ते हैं, और ये वेवफॉर्म वापिस से टकरा के, और हाइड्रोफोन, हाइड्रो मतलब होता है पानी, और फोन मतलब होती है ध्वनि, ध्वनि वापस से इस तक आती, तो हम ये पता लगा लेते हैं कि पानी में कोई सी एक बड़ी स्टील से या कंसिस्ट मटेरियल जो है ये जा रहा है, तो इससे में हम ये पता लगा ले कितनी दूरी पर है और क्या है। यहाँ से एक मिसाइल टारगेट भी हम कर सकते हैं अगर दुश्मन की सबमरीन होगी। तो वही ये वाले डायग्राम में भी बनाया गया है। सेंसर जो है साउंड सेंसर, पानी के अंदर कोई सी चीज अगर है तो उसका अगर पता लगाना है, या फिर डूबी हुई वस्तु जो है, या शिप जो पुरानी शिप है तो उसका अगर पता लगाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सोनार का। और सोनार का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सोनार का फुल फॉर्म भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो सोनार का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इससे रिलेटेड 3 प्रश्न और हमने लिए हैं, इसके अंदर इंक्लूड करे हैं, तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछा जा रहा है रेडार, तो ध्यान रखिए रेडार का फुल फॉर्म भी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। ये भी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मतलब ये चीज कोई सा विमान जो है आपके बॉर्डर के अंदर आ गया, जैसे भारत एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो रेडार के थ्रू हम एक रेडियो वेवफॉर्म उस पर अगर छोड़ेंगे और वापस से टकरा के वेवफॉर्म आएगी, तो हमें ये पता लगेगा कि कितनी दूरी पर ये विमान है, और अगर वो कंटिन्यू हमारी बाउंड्री में बढ़ता है तो हमारे यहाँ से एक मिसाइल उस पिक को क्या कर देगी? टारगेट कर देगी। तो ये रेडार की इमेज है। तो ध्यान रखिएगा रेडार का अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग, इसका सिस्टम हम बना सकते हैं 10³ किलोमीटर, मतलब 3000 किलोमीटर तक का रेडार हम डिटेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और एक और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज करा जा रहा है इसके बारे में, लेडार, सोनार और रेडार के बारे में तो आप जनरली जानते हैं, मगर एक लेडार जो है ये भी बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। तो ध्यान रखिए लेडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग रहता है, ये एक रिमोट सेंसिंग मेथड में यूज करा जाता है। अब लेडार की एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है और इसका उपयोग भी ज्यादा पूछ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा लेडार का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसका प्रयोग जनरली आप इमेज में देख सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ पर व्हीकल जो है, कोई बाइक या कार अगर ज्यादा स्पीड में जा रही, तो अगर उसको डिटेक्ट करना हो तो हम किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं? उसकी स्पीड को लेडार के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और भी इसकी वाइड एप्लीकेशन है, उसके भी देख लेते हैं दोस्तों। एक और बहुत बढ़िया इमेज देखते हैं। अब लेडार का प्रयोग जो सेल्फ ड्राइविंग या फिर ड्राइवरलेस जो है यूज अगर कर रहे हैं, तो लेडार का प्रयोग वहां पर भी करा जाएगा। मतलब जनरली हम बोल सकते हैं अगर ड्राइवरलेस जो है, मतलब विदाउट ड्राइवर जो है, वो अगर कार ड्राइव हो रही है तो उसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? लेडार का प्रयोग कर रहे हैं। और लेडार जो लगा रहेगा उसके रूफ पर लगा रहेगा, छत पर लगा रहेगा, और लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और ये डिटेक्ट करता जाएगा आगे लाइट, और सीधी स्ट्रेट फॉर्म में चलता जाएगा। तो लेडार के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो गई किसी चीज की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। अब लेडार जो है अगर यहाँ पर रेड कलर का अगर सिग्नल होगा तो लेडार क्या करेगा? इस सिस्टम को कंट्रोल करेगा और बताएगा कि आपको क्या करना है, वहां पर रुकना है। और अगर ग्रीन लाइट हो गई है तो ग्रीन लाइट दैट मीन्स क्या हो गया? आगे ये कंटिन्यू कार क्या रहेगी? बढ़ती जाएगी। तो लेडार का यहाँ पर भी ड्राइवरलेस जो कार है उसमें भी प्रयोग करा जा सकता है, किसी स्पीड को भी डिटेक्ट करा जा सकता है, और समुद्र के पास का जो एरिया है, जो लहरें आ रही है, सुनामी, और वहां पर भी लेडार का प्रयोग आप कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत ही वाइडली यूज होगा आगे फ्यूचर में।
तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ सकते हैं लेडार का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और लेडार का फुल फॉर्म लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगली चीज देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर मीन्स ध्यान रखिएगा जिसमें क्या हो गया, दिशा भी हमें पता है और दूरी भी पता है, कितनी डिस्टेंस है, दोनों चीज आती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल एक सदिश राशि है, बट आयतन जो है, आयतन का फॉर्मूला था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें मेनली है। तो ये कौन सी आपकी हो गई, अदिश राशि हो गई, और बाकी सारी तीनों राशि क्या, सदिश। सदिश मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन्स ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशन के नियम किसने दिए थे, न्यूटन्स ने दिए थे। अब ये ईयर भी पूछा जाता है न्यूटन्स के नियम, तो ध्यान रखिए 1687। अब इस डेट, ये कभी कभी डेट एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिए मैंने क्या कर दिया, इसका फुल फॉर्म बनाया 786, इसको उल्टा लिख दिया 786, तो 786 से आप याद रख सकते हैं न्यूटन्स का फेवरेट नंबर कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा 786। आपको अगर ईयर पूछा गया, न्यूटन्स ने अपनी जो बुक थे प्रिंसिपिया में कब लॉन्च करी थी, वो कब नियम दिए थे, तो 1687 में दिए गए, 1687 में। तो उसका फेवरेट नंबर कौन सा था, 786। ठीक है, उसमें तीनों नियमों का उल्लेख करा गया था ग्रेविटेशन फोर्स के। अगला प्रश्न देखते हैं, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का फुल फॉर्म होता है, और इसको सबसे पहले डेवलप करा गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। यूएस डिफेंस जो सिस्टम था उसने सबसे पहले जीपीएस का प्रयोग करा गया था। ध्यान रखिए यूनिट क्वेश्चन पूछते, जीपीएस का सबसे पहले प्रयोग किसने करा था, यूएस आर्मी द्वारा किया गया था, और फुल फॉर्म पूछा था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था। तो ध्यान रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को 1921 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मेनली जो इमेज मैंने कलेक्ट करी है, तो उसके लिए क्या मिला था, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग ऑफ रेनफॉल अगर नापना हो तो किसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं हम, अगर वर्षा अगर नापना है तो रेनफॉल। 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, विच सेल इज डिसऑर्डर इन आवर ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, तो हमारे आंख का कौन सा अंग जो रहता है वो प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन जो सेल जो रहते हैं, ये साइड में जो लास्ट में कौन जो सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में शंकु। ठीक है, आर्मी टेस्ट में जो जनरली अगर व्यक्ति जाता है तो उसमें यूं पूछा जाता है आर्मी टेस्ट या फिर आंख का टेस्ट जो है करा जाता है, तो उसमें आंख का कौन सा भाग जांचा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा भाग हो गया, कोन, फिर हिंदी में क्या हो गया, शंकु। जनरली ये इमेज ली है, अगर किसी को ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस की अगर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये जो नंबर जो है वो विजिबल नहीं हो पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिए, इसमें 7, 13, 16 ये सारे नंबर वहां पर आर्मी टेस्ट में ये सारे नंबर रीड आउट करवाते हैं वहां पर। तो ध्यान रखिएगा, शंकु जो रहता है, कौन जो भाग रहता है वो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, अफेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर की भावनाओं की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो रहता है मस्तिष्क का जो अग्रभाग का सेकंड वाला पार्ट रहता है हाइपोथैलेमस, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है इमोशन के लिए। अगला प्रश्न जाते हैं, एक जीव जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग प्रसारित करता है। तो ध्यान रखिएगा, वो क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाता है। वेक्टर मतलब होता है वाहक, एक जो कोई सा वायरस से दूसरे इसमें जा रहा है, तो जैसे हो गया फॉर एग्जांपल मच्छर ले लें, मॉस्किटो ले लें, तो वो एक क्या काम करेगा, वेक्टर का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि
थी है, तो ध्यान रखिए एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी आ गई, थायराइड ग्लैंड, और ये बनी रहती है किससे, सॉल्ट से बनी रहती है, नमक 65 से 75 इसमें क्या रहता है, सॉल्ट रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो गया आपका, तो थायराइड थाइमस ग्लैंड हो गया है, ठीक है, थाइमस, थायराइड नहीं, थाइमस। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। वायुमंडल में नाइट्रोजन में नाइट्रस का माइक्रोबिलियन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, या फिर उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, उसको क्या कहा जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। और ये कौन से बैक्टीरिया करते हैं, तो ध्यान रखिए बैक्टीरिया को क्या, सुडोनोमस और क्लास्ट्रोडियम जो बैक्टीरिया रहते हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग करा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कार की बैटरी में HCl का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र क्या हो गया, सूत्र दैट मीन्स फॉर्मूला H2SO4, और ये क्या रहता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल जो रहता है, शुष्क सेल जो रहते हैं उसमें किस प्रकार की एनर्जी थी, तो ध्यान रखना रासायनिक एनर्जी रहती है, केमिकल एनर्जी उसके अंदर क्या रहती है, केमिकल एनर्जी उसके अंदर भरी रहती है, ठीक है, ड्राई सेल के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्सर जो है यूरिन में जो स्मेल जो आती है, तीखी गंध रहती है, ठीक है, तो वो किसके कारण आती है, तो ध्यान रखिएगा अमोनिया के कारण आती है, और अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। सुपर 30 का 25 क्वेश्चन पे जा रहे हैं, चूहे मारने के का जहर जो है किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है या फिर किससे बनाया जाता है, ठीक है, रेड पॉइजन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम साइनाइड का हम प्रयोग करते हैं चूहे मारने की दवा में, ठीक है, तो ध्यान रखिए या तो पोटेशियम साइनाइड आएगा या फिर जिंक फॉस्फाइड आएगा, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, और दोनों का ही हम प्रयोग कर रहे हैं चूहे में, रेड पॉइजन या फिर चूहे मारने की दवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, विच गैस इज यूज इन अ फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक या फिर आग बुझाने में किसका प्रयोग करा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम करते हैं आग बुझाने में। आपको एक प्रश्न बताना, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, अगर बिजली इलेक्ट्रिसिटी से अगर एक्सटेंशन हुआ है, फायर लगी है, तो किसका हम प्रयोग करेंगे, तो नॉर्मल आग है, नॉर्मल अगर आग लग रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करें, और बिजली से अगर आग लगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एक वस्तु पानी पर 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर तैर रही है, तो 4 डिग्री पर पानी का घनत्व जो रहता है वो क्या रहता है, अधिकतम रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इसको मैं तापमान दे रहा हूँ और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रहा हूँ तो वस्तु क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा वस्तु क्या हो जाएगी, उसके अंदर डूब जाएगी, क्योंकि पानी का घनत्व क्या होगा, 100 डिग्री, अगर 4 डिग्री से अगर इधर जाएंगे तो पानी का घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अगर वस्तु का घनत्व कोई सी D1 एक वस्तु मान लेते हैं, अगर वस्तु का घनत्व अगर ज्यादा हो गया पानी के घनत्व से D2 से, तो पानी के अंदर वो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा इजियर टू स्विम इन द सी देन इन अ रिवर, आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के पानी में क्या रहता है, सॉल्ट रहता है, वो सॉल्ट होने के कारण पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व वो ज्यादा है किसी वस्तु से, तो जिस कारण से कोई भी वस्तु अगर है समुद्र में, नदी की तुलना में समुद्र में आसान होता है तैरना, तो ध्यान रखिएगा ये कंडीशन। और तैरने का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न आते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने टाइम में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अप्रोक्स लगाना 8 मिनट में आ जाता है, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है। और कभी कभी एसएससी के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा एसएससी के एग्जाम में सेकंड पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, तो हम 8 को 60 से इंटू कर रहे हैं और 19 सेकंड ऐड कर रहे हैं, तो 499
या फिर 500 सेकंड के अराउंड आता है, तो ध्यान रखिएगा 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान रहता है तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ध्यान रखिएगा सूर्य के आउटर सरफेस का अगर तापमान आपसे पूछा गया दोस्तों तो कितना रहता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश तरंगे हवा से ग्लास में जाती है तो क्या चीज प्रभावित होती है? तो ध्यान रखिएगा उसकी वेवलेंथ जो रहती है, वेवलेंथ को बोला जाता है तरंग दैर्घ्य, और उसकी वेलोसिटी जो रहता है वेग, वो दोनों क्या होंगे, प्रभावित होंगे, वो क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों क्या होगी, उसके अंदर चेंजेस होगी। ये थे साइंस के सुपर 30 क्वेश्चन। आपको ये सीरीज कैसी लगी, ये चीज मैं कंटिन्यू रखूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स और लाइक को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।